नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मिथिला मंच न्यूज लगातार दरभंगा के उन गरीब और पीड़ित मरीजों के लिए लगातार कार्य कर रही है। और हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच के अंदर जो भी कमी है या उसको विकास करने के जो भी उपाय है, प्रयास है, उस पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर सूरज नायक हैं। हम बता दें, डॉक्टर सूरज नायक जब अधीक्षक थे उस समय विकास की जो प्रारंभिक शुरुआत थी वो थी। चलिए हम आज विस्तृत रूप से, क्योंकि आपको भी जानना आवश्यक है कि डीएमसीएच किस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उनमें भूमिका किन किन की थी। हमारे साथ डॉक्टर सूरज नायक, ये सबसे पहले आपका स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं यहाँ डीएमसीएच में ऐसे तो मैं 1983 में ज्वाइन किया था यहाँ पर ट्यूटर ग्रुप में, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में। और मुझे यहाँ का सारा डीएमसीएच को देखने का बहुत करीब से मौका मिला। इसके पूर्व भी मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ और इसलिए मैं जब बचपन से ही यहाँ बराबर डीएमसीएच में आया करता था। मेरे फादर का भी यहाँ इलाज हुआ था। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु भी इसी डीएमसीएच में हुई थी। और डॉक्टर होने के बाद मेरे 2 बच्चे का जन्म भी इस डीएमसीएच अस्पताल में भी हुआ था, डिलीवरी हुआ था। तो इस तरह से मेरा एक लगाव, भावनात्मक लगाव भी डीएमसीएच से पूर्व से था। और मुझे जब मैं यहाँ ज्वाइन किया और मुझे देखने का नज़दीक से अवसर मिला और ऐसा मौका मिला कि मुझे स्टूडेंट के रूप में यहाँ काम करने का अवसर सरकार के द्वारा दिया गया, जो हाँ मैंने 2007 ईस्वी से लेकर 2013 ईस्वी तक यहाँ मैंने काम किया। मैं चूँकि डीएमसीएच को बहुत करीब से जानता था, मैंने देखा था ये कभी अपने चरम सीमा पर, अच्छाइयों के चरम सीमा पर था। इसका पूरा नाम दुनिया में एक अस्पताल में नाम अच्छा आता था। बीच में किन परिस्थितियों के कारण ये बीच में थोड़ा इसका डिट्रेशन होता गया और पुनः उसको उसी ऊंचाई तक ले जाने का मैंने संकल्प किया। और मैं इसी संकल्प, जिस समय आप 2007 में आप ज्वाइन किए थे, उस समय की स्थिति क्या थी? उस समय की स्थिति यही थी कि मैं समझता था कि बहुत कम लोग जो थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकते थे, ज़्यादा नर्सिंग होम की ओर भागते थे, वो अस्पताल में जाना पसंद नहीं करते थे। और अस्पताल में वो गरीब जो पैसा जिनके पास कुछ नहीं होता था वही आना पसंद करते थे। और ऐसी परिस्थिति मैंने वहाँ इस समय ज्वाइन किया और मैंने देखा कि यहाँ पर काम करने का बहुत ही अच्छा अवसर है। इसको बढ़ाने का बहुत ही, इसको डीएमसीएच को पुनः लौटा, पुरानी गरिमा जो थी, जो विगत कुछ सालों में जो कम हो गया था, उसको पुनः उत्थान करने का, उठाने का मैंने संकल्प किया। और इसी संकल्प के साथ मैंने यहाँ काम करना शुरू किया। मैंने बोला अपने जितने भी कर्मचारीगण, नर्सेस, 4th ग्रेड एम्प्लॉई, डॉक्टर्स वर्ग, सभी को मैंने कहा कि ये डीएमसीएच को जब अच्छा हम लोग इसका नाम होगा तो सभी लोग जितने भी इसमें हम लोग काम करते हैं उनका भी नाम इसके साथ अच्छा होगा। और इसी संकल्प के साथ सब लोग मिलजुल के काम करें, क्योंकि एक सुब्रेंड अगर चाहेगा तो अस्पताल को अकेले कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जादू की छड़ी उसके पास है नहीं। ये सब कंबाइन मिल के अगर करेंगे तभी अच्छा हो सकेगा। इसमें डॉक्टर का भी रोल होगा। डॉक्टर अगर एडवाइस करते हैं उसको नर्सेस फॉलो करेगा। और फिर 4th ग्रेड एम्प्लॉई सारे अस्पताल का जो जिम्मा, उसके ऊपर सफाई का जिम्मा होता है या अदर काम का जिम्मा होता है, इन सब को देखेगा तभी अच्छा हो सकता है। मैंने उस समय में पाया कि सफाई की व्यवस्था और सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं थी, जो बराबर आए दिन वहाँ पर मारपीट का समा बनता था। कभी पेशेंट के अटेंडेंट और डॉक्टर के बीच होता था, कभी डॉक्टर नर्स के बीच में हो जाता, कभी डॉक्टर और पीजी स्टूडेंट के बीच में हो जाता था। तो इस तरह से ये बराबर जो इस तरह की व्यवस्था थी, जिसके कारण ये बराबर आए दिन कोई इसका प्रयोजन नहीं था, कोई इसका होना नहीं चाहिए था, लेकिन बराबर हो जाया करता था। तो किन्हीं न किन्हीं बातों में मैंने देखा कि ये डीएमसीएच में सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। तो मैंने सरकार से परमिशन लेके आउटसोर्सिंग के द्वारा यहाँ सिक्योरिटी का और सफाई का पहला काम जो मैंने किया, सफाई का काम आउटसोर्सिंग के तहत एजेंसी को दिया गया, जिसका काम था कि वो सफाई 24 आवर 24 घंटा सारे वार्ड की सफाई, सारे बाथरूम की सफाई, सारे कैंपस की सफाई चकाचक करता रहे। नहीं तो उसका पैसा काटने का प्रावधान था, उसके टेंडर को रद्द करने का अधिकार था। इन सब कारण वो काफ़ी सफाई मैंने अनुभव किया। जब मैंने उसको दिया तो काफ़ी लोग बोलने भी लगे कि आज सफाई इतना अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हम बता दें, उस समय सफाई की भी व्यवस्था नहीं थी, यहाँ की सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा हम बता दें, वहाँ जो परिस्थिति थी उस समय 2007 में, वहाँ मरीज डरते डरते आते थे
बाकी सभी नर्सिंग में जाते थे, लेकिन वहाँ की व्यवस्था को सबसे पहले आउटसोर्सिंग के जरिए अगर डीएमसीएच की विकसित करने का प्रयास किया तो उसमें उनकी पॉजिटिव सोच डॉक्टर सूरज नायक की थी। उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा और उसे सरकार के पास रख के प्रस्ताव पारित किया। आउटसोर्सिंग के जरिए और भी कई कार्य हुए, न सिर्फ सुरक्षा और सफाई में, बल्कि हम बता दें आउटसोर्सिंग के जरिए पैथोलॉजी की लैब, इसके अलावा MRI CT स्कैन, ये सब अपने किसी आउटसोर्सिंग करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया कि तुरंत में अगर हम लोग चाह रहे थे तो मैन पावर की कमी थी, उतना मैन पावर लाना, मशीन खरीदना, तो इन सब बातों के लिए जल्दी में हम लोगों को लग रहा था कि जांच की सुविधा यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि मरीज़ जब अस्पताल में आते हैं तो गंभीर रोगी ही आते हैं, गंभीर अवस्था में ही अस्पताल में भर्ती होने के लिए आते हैं। वैसी परिस्थिति में अगर मेरे पास जांच की सुविधा ना हो, एक्सरे का सुविधा नहीं हो, तो इन सब बातों का जांच का के लिए अगर आउटसोर्सिंग के द्वारा हम लोगों ने, सरकार का निर्णय हुआ, इसमें सरकार का भी इसमें हुआ कि तुरंत अगर हमको करना है तो इस तरह का एक व्यवस्था होना चाहिए। जैसे पैथोलॉजिकल लैब हम लोग के पास था, वो इतना पेशेंट को नहीं कोप आउट कर सकता था, तो आउटसोर्सिंग के द्वारा पैथोलॉजिकल लैब जो है डुएल लैब को दिया गया, जहाँ सभी तरह का जांच, रूटीन जांच की व्यवस्था थी हम लोग अस्पताल में, जहाँ क्लिनिकल पैथोलॉजी और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में होता था, लेकिन साथ ही बहुत तरह का जांच था जिसको कि हम लोग अस्पताल में नहीं कर पाते थे, इतनी ज़्यादा संख्या में मरीजों का आना होता था, तो वो हम लोग आउटसोर्सिंग के द्वारा एक डुएल लैब को दिया गया, जो कलकत्ता की एक काफ़ी अच्छी कंपनी थी और वो काफ़ी रेपुटेटेड थी, तो उसको दिया गया। साथ ही एक्सरे था, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था हम लोगों ने अपने अस्पताल में किया, लेकिन MRI और CT स्कैन की व्यवस्था जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा था, वो मशीन का दाम भी था, तो उसको हम लोगों ने सरकार के द्वारा ऐसी निर्णय हुआ कि उसको हम लोग आउटसोर्सिंग के तहत चलाएं। तो उसी दरमियान हम लोगों ने आउटसोर्सिंग के तहत CT स्कैन, MRI, डिजिटल एक्सरे सारी सुविधा दिया गया, जिससे कि वो सहज भाव में वहाँ जो भी रोगी आते हैं उनके लिए एक रेट फिक्स किया गया, जो बाहर में जितना होता है उससे बहुत ही कम दाम में सरकार के द्वारा फिक्स किया गया, और उसी रेट पर वहाँ उनका सारा सुविधा दिया गया, चाहे वो पैथोलॉजिकल का हो। पैथोलॉजिकल का तो वह बाद में निर्णय सरकार ने लिया कि उसको फ्री करें, तो पैथोलॉजिकल जांच डुएल लैब में भी और आउटसोर्सिंग के द्वारा था, उसको भी फ्री कर दिया गया, और MRI और CT स्कैन के लिए एक फिक्स किया गया। तो इस तरह से आउटसोर्सिंग के द्वारा एक सफाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई। सिक्योरिटी का जो सारे अस्पताल में जो आए दिन इमरजेंसी में या जहाँ भी डॉक्टर काम करते हैं वहाँ मरीजों की संख्या ज़्यादा हो गया, अटेंडेंट ज़्यादा पहुँच के कोई तरह का हंगामा खड़ा करते थे, तो वो उसमें काफ़ी कमी आ गई, और उसमें हम लोग ने अच्छा, डुएन की असफलता का क्या कारण था? डुएन बाद में पहले अच्छे तरीका से चला, बहुत सज धज के बहुत काम किया, लेकिन बाद में क्यों आपके रीजन में ये असफल क्यों हो गया? डुएल लेबोरेटरी में काम काज तो ठीक हो रहा था, लेकिन बाद में जो हम लोग को डॉक्टर के तरफ से कंप्लेन आया कि नहीं, वहाँ का जांच का जो भी रिपोर्ट आ रहा है या उसमें सभी जांच को नहीं मिल रहा है, तो उसमें हम लोग ने सरकारी स्तर पर इसको रखा कि इसको कैंसिल किया जाए, ये ठीक काम नहीं कर रहा है। शुरू के दिनों में बहुत अच्छा काम किया, लोगों को बहुत फ़ायदा होने लगा, तो हम लोगों ने फिर डुएल लैब के लिए सरकार के पास रखा कि नहीं, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसको बंद किया जाए, दूसरे को दिया जाए। तो उस पर भी काम हुआ और उसको आज बंद किया गया है, और अभी मैं समझता हूँ फिर दूसरे को देने का प्रक्रिया एक डीएमसीएच की एक परंपरा जो मशीन की बात थी कि मशीन लगते ही खराब हो जाते थे, या मशीन जब लगते थे तो उसका नो वर्किंग टेंडेंसी के तहत उसका किटकट निकाल दिया जाता था, फ्यूज निकाल दिया जाता था ताकि काम नहीं करना पड़े। तो ऐसे कई मशीनें थी जो लगी और काम नहीं की। नहीं, वैसी बात नहीं है। ज़्यादा जितने भी मशीन यहाँ खरीदी गई उन सबको हम लोग उसका जो पीरियड होता है 5 साल 10 साल तक के लिए, हम लोग उसके खरीद के साथ में उसका जो भी ख़राब रख रखाव में जो भी दिक्कत हो या ख़राबी हो उसको तुरंत ठीक करने का भी प्रावधान किया गया था और उसको उसी तरह ठीक करना था। लेकिन तब भी चूँकि यहाँ सारे कंपनी यहाँ नहीं थे, जो मशीन काफ़ी हेवी मशीन होता है और बड़ी बड़ी कंपनियों का होता है, जो यहाँ पर दरभंगा या बिहार में भी उसका नहीं कोई वर्कशॉप था, जिसके कारण दिक्कत होती थी, समय लग जाता था। तो इन सब बातों के लिए मैंने सरकार से भी कहा कि वो एक वर्कशॉप भी यहाँ होना चाहिए, अपना जो छोटा मोटा काम हो उसको अपने वर्कशॉप से ही ठीक करवाने का भी प्रावधान हो। वो अभी हम लोगों ने रखा था, आप पता नहीं अभी किस स्थिति में है, वहाँ हो पाया कि नहीं हो पाया है। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर आया और देखा कि लोग आते हैं, यहाँ पर आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी। जो सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि किसी भी अच्छे अस्पताल में
इंटेंसिव केयर यूनिट होना चाहिए, जहाँ की मरीज अगर क्रिटिकल अवस्था में बहुत ही दयनीय हालत में आए और उसको अगर तुरंत में इलाज करना है और उस तरह का इलाज देना है तो आईसीयू में ही रख के इलाज दिया सकता है। तो मैंने मेडिसिन आईसीयू का यहाँ पर निर्माण करवाया, सर्जिकल आईसीयू में करवाया। सर्जिकल में भी आईसीयू पहले से था कुछ बेड, उसको भी मैंने फिर से रेनोवेशन का काम करवाया। पेडियाट्रिक्स में कोई बच्चे के लिए कोई ऐसा नहीं था जहाँ निकू का निर्माण कराया गया, जो ऐसा गंभीर बच्चा जो पैदा होने के बाद गंभीर अवस्था में रहते हैं उनको वहाँ इलाज का सुविधा मिले, उसकी जान बच पाए, उसके लिए क्या किया। गायनी डिपार्टमेंट में भी कोई आईसीयू नहीं थी, वहाँ भी किया गया। इस तरह से सारे अस्पताल में जहाँ जहाँ क्रिटिकल की अवस्था में लोग आते हैं, रोगी आते हैं, तो उन लोगों के जांच के लिए आईसीयू की व्यवस्था की गई। मेडिसिन डिपार्टमेंट में मैंने देखा कि डायलिसिस की सुविधा नहीं थी, जहाँ गंभीर मरीज जो किडनी फेल कर जाते हैं, गरीब लोग रहते हैं, वो यहाँ पर डायलिसिस यहाँ नहीं हो पाता था, उनको पटना ले जाना पड़ता था, हफ्ता में 2-3 दिन करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च प्राइवेट में होता था। तो इन सब बातों को देखते हुए मैंने सरकार की मदद से, सरकार ने हमको मैंने लिखा और सरकार ने मुझको इस तरह काम करने का मौका दिया और मैंने यहाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में डायलिसिस का मशीन का स्थापना हुआ और वहाँ डायलिसिस काफ़ी अच्छा से होने लगा। मैंने देखा कि हृदय रोगी बहुत पेशेंट सब आते हैं, उनको हृदय रोगी का जांच का यहाँ कोई सुविधा उस समय नहीं थी। मैंने टीएमटी लगवाया, इकोकार्डियोग्राफी का इंतजाम करवाया। जो हृदय रोगी जो आते हैं उनका जांच के लिए जो सुविधा मस्ट है मेडिसिन डिपार्टमेंट में, उसका किया गया। इसी तरह सर्जरी विभाग में भी आजकल ऑपरेशन में जल्दी लोग चाहते हैं कि हम 2 दिन में 3 दिन में फ्री हो जाएं, तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी की व्यवस्था नहीं थी। तो डॉक्टर आनंद झा तत्कालीन जो सर्जरी के हेड थे, उनके सौजन्य से और मैंने बात किया उनसे और मैंने कहा कि मैं स्थापना करना चाहता हूं सरकार के मदद के द्वारा, और उनके सहयोग के कारण ये संभव हो पाया और वहाँ पर लेप्रोस्कोपी सर्जरी का भी काम शुरू हो गया। इस तरह से मैंने देखा कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, मेडिसिन डिपार्टमेंट में, सर्जरी डिपार्टमेंट में, सारे जगह जो विकास का काम एक शुरू हुआ उस तत्कालीन सरकार और अभी जो सरकार है उसी सरकार का में उसमें गवर्नमेंट था, और अस्पताल में जो विकास का काम हुआ और हम लोग ने जो चाहा, सारे लोग जो अस्पताल में क्या क्या होना चाहिए वो सारी सुविधा हम लोग को वहाँ से सहयोग प्रदान होता रहा। एक चीज़ जो थी, जो अभी भी वर्तमान में समस्या है, डॉक्टरों की टेंडेंसी कि डॉक्टर आते नहीं है समय पर। पहले भी वही स्थिति है, डॉक्टर को 8 बजे आना है आउटडोर में, लेकिन कभी कभी यदा कदा आते भी हैं, 9, साढ़े 9, 10 पे आते फिर चले जाते हैं। हालांकि अभी रोक लगी है, लेकिन इस तरह की ये टेंडेंसी जो विकसित है उसको नहीं, निश्चित रूप से डॉक्टरों को या जितने भी, मैं अभी भी प्रोफेसर हेड हूँ कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में, मैं अपने लड़कों को, विद्यार्थियों को भी, पीजी स्टूडेंट्स को भी, सारे लोगों को बोलता हूँ कि डॉक्टरी पेशा में जब आए हैं तो उनको डेडिकेशन की भावना, एक मानव सेवा की भावना के साथ आना होगा। क्योंकि अगर ये ऑफिस नहीं है कि अगर आप कुछ काम नहीं भी कीजिए, कम भी काम कीजिए तो चलेगा, दूसरे दिन हो जाएगा। यहाँ चूँकि रोगी के जीवन से हम लोग डील करते हैं, तो अगर थोड़ा भी लैकिंग होगा, थोड़ा भी कमी होगा तो उसकी मौत हो सकती है, उसका तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में सभी डॉक्टरों को समय पर आना चाहिए, डॉक्टर समय पर आना निश्चित करें। मैंने अपने कार्यकाल में सभी जगह मैं राउंड में जाता था, वहाँ जो नहीं रहते थे मैं उनको समझाने का भी काम करता था, एक्शन लेने का भी काम करता था, और सब सही समय पर आए। मैं इन सब का सबके सहयोग से कामना करता था और लोग आने भी लगे और काफ़ी समय पर आते थे, सबका इलाज भी होता था। साथ में जितने नर्सेस मेरी थी उन लोगों को भी मैंने कहा कि आप डेडिकेशन की भावना के साथ काम करें, रोगी के साथ प्यार से बात करें, क्योंकि प्यार से बात करने पर ही मैं देखता था कि आधा रोगी का रोग ख़त्म हो जाता है। आप देखे होंगे घर में भी माँ बाप रहते हैं, अगर कोई बीमार बच्चा होता है उसके सर पर हाथ फेर देने से या उसके शरीर पर हाथ रख देने से या प्यार से बात करने से आधा मर्ज ठीक हो जाता है। तो इन सब भावना के साथ केवल डॉक्टर इलाज करेंगे और वो रोगी ठीक होगा, दवा से ठीक होगा, लेकिन उसके साथ अगर प्यार और अच्छे भावना से उसका सेवा किया जाए तो जल्दी मरीज ठीक होगा। तो इन लोगों के लिए मैं बराबर कहा करता था, लोगों को डेडिकेशन की भावना लाना पड़ेगा। अस्पताल में अगर वो काम करना चाहते हैं, अगर इस पेशा में आते हैं, डॉक्टरी सेवा में आते हैं या पैरामेडिकल सेवा में आते हैं या नर्सिंग सेवा में आते हैं, तो मेरा
आपके माध्यम से मैं फिर पुनः कहना चाहूँगा, ये सभी समय के लिए, कोई ज़रूरी नहीं कि उसी समय के लिए, ये आने वाले समय में पीछे जो डेडिकेशन की भावना थी वो बीच में कम हो गया, फिर शुरू हुआ और ये आगे बढ़ता जाए। तो इस तरह से हम लोग अस्पताल का जो एक कल्चर होता है उसको सुधार भी होगा और अस्पताल में लोग आना चाहेंगे। अस्पताल में जो काम करने का एक अलग अच्छा लगेगा। कोई ये सबका कोहेसिव वर्क है, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, तभी इसका रिजल्ट हम लोग अच्छा पाएंगे। आप अपने जब डीएमसीएच अधीक्षक थे उस समय आपको कभी कभी तनाव हो जाता होगा किसी बात को लेकर के, जो वर्क नहीं चेंज चल रहा है या फिर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, कभी कभी आप मजबूर हो जाते होंगे, कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता होगा। तो उस समय किस तरह की परिस्थिति आई और कई बार इस तरह की परिस्थिति आई तो कैसे आपने डील किया? इस तरह की परिस्थिति तो अस्पताल में चूँकि सभी यहाँ लोग काम करते हैं तो परिस्थिति बनती थी, परिस्थिति बराबर बनती थी। कभी अटेंडेंट जो रोगी के आते थे, अब जो डॉक्टर मैंने देखा था अपने कार्यकाल में, एक डॉक्टर रात भर सेवा किया। एक मरीज़ का जो सांप का काटा हुआ आया था उसको रात भर सेवा किया, उसको जिलाने का काम किया और उसी मरीज़ के परिजनों के द्वारा उस डॉक्टर को सुबह में मैन हैंडल कर दिया गया। लड़कों लोग काफ़ी पीजी स्टूडेंट तनाव में आ गए और स्ट्राइक की नौबत आ गई। मैंने तुरंत वहाँ पहुँचने का काम किया और मैंने देखा, मैंने समझाने का काम किया, मैंने सबको शांत किया। तो इस तरह की परिस्थिति, चाहे डॉक्टर और नर्सेस के बीच में डॉक्टर का जो एडवाइस होता था फॉलो करने के लिए, उसमें नर्स फॉलो नहीं कर पाती थी अगर, तो उसमें कभी डॉक्टर नर्स में विवाद होता था, कभी अटेंडेंट में मारपीट हो जाता था, कभी पेशेंट के अटेंडेंट काफ़ी संख्या में घुस जाते थे, जो डॉक्टर काम करते थे उनके साथ मिला जाते थे। ऐसी काफ़ी परिस्थिति बनती थी बराबर, लेकिन प्यार से बात करने से और लोगों को समझाने से और एक वातावरण बनाने पर काफ़ी ज़्यादा इसमें सुधार हुआ था। मैंने अपने समय में कोशिश किया कि एक मरीज़ का 2 ही परिजन अंदर जाए, क्योंकि क्या होता है कि जब ज़्यादा रोगी का अटेंडेंट ज़्यादा संख्या में वार्ड के अंदर चले जाते हैं तो लोगों को, चाहे नर्सेस हो चाहे डॉक्टर हो, काम करने में व्यवधान उत्पन्न होता है। ऐसी परिस्थिति में काम मुश्किल हो पाता है। तो मैं मरीजों के अटेंडेंट को भी कहता था कि आप लोग जब वर्किंग आवर हो उस समय में 1 या 2 से ज़्यादा मत रहिए। और पास का सिस्टम भी मैंने बनाने की कोशिश किया, वो पहले सफल भी हुआ, लेकिन चूँकि ये इतने जगह से ये अस्पताल का खुला हुआ है, इतना एक इसका अपना गेट नहीं है, एक यहाँ इसका एक बाउंड्री वॉल नहीं है, इसलिए और सब जगह से लोगों को प्रवेश करने का है। तो इन सब बातों की थोड़ा दिक्कत बराबर रही। कुछ चाहने पर भी हम लोग बहुत चीज़ यहाँ नहीं कर पाते थे, जिसके लिए हम लोगों ने बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में इसकी अपनी बात को मैंने जो प्रधान सचिव तत्कालीन थे व्यास जी थे उनके पास रखा था कि ये अस्पताल का एक बाउंड्री वॉल होना चाहिए, अस्पताल का एक अलग बाउंड्री वॉल के अंदर होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में जहाँ पढ़ाई लिखाई चलता है उसका अलग होना चाहिए और क्वार्टर जो है। तो इसके लिए आर्किटेक्ट के द्वारा उनके द्वारा ये बना भी था और उसका हम लोग को ब्लूप्रिंट दिखलाया गया था। हम समझते हो प्रोसेस में होगा और इसमें अभी अस्पताल में अभी हम समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी एक बिल्डिंग बन रहा है, सर्जिकल बिल्डिंग, जो हम लोग का जर्जर अवस्था में हो गया था, उसके लिए भी मैंने लिखा था, आज उसका भी सैंक्शन हो गया है, वो भी बन रहा है। कैंपस में एक रोड जो बीच से पास करती है, मैंने उसके लिए भी बहुत प्रयास किया कि इस रोड को अस्पताल का रोड होना चाहिए, इधर से बस ट्रक या गाड़ी पास करती है, हॉर्न बजाते हैं, जबकि अस्पताल के अंदर इस तरह का हल्ला नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंभीर मरीज रहते हैं, आईसीयू में बहुत मरीज सब रहते हैं जहाँ कि उनको ये सब तरह का नॉइज़ पॉल्यूशन से खतरा हो सकता है। तो मैंने उस समय तत्कालीन जो स्पीकर थे विधान परिषद के, उनके साथ हम लोग की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें यह निर्णय भी हुआ था कि अलपट्टी से जो कुंवर सिंह कॉलेज के पास से रोड निकलती है उसको विकसित किया जाए और वो रोड उसको और जो अभी जो है उसको अस्पताल को दे दिया जाए और वहाँ अस्पताल के ही जिसको मरीज़ को जाना हो, डॉक्टर को जाना हो, वही जाएंगे। तो इन सब बातों के अभी काफ़ी इसमें अभी लगाना है, इसमें बिल्डिंग अच्छा हो, बाउंड्री वॉल अच्छा हो, वहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छा रहना चाहिए, खुशनुमा वातावरण रहना चाहिए, तभी हमारे मरीज़ वहाँ ठीक हो पाएंगे। इन सब कामों में सरकार अभी भी, सरकार मैं जो सुन रहा हूँ लगी हुई है। इसमें अभी जो सुपर स्पेशलिटी विभाग भी काफ़ी डीएमसीएच में देने का काम चल रहा है, जिसमें कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का, हार्ट के लिए, चाहे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का भी, ये सब जो है उसका भी अभी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि शुरू हो। आपके समय में कौन सा ऐसा काम था अंत में
जो आप प्लान बना रहे थे, लेकिन फिर आपका जो ट्रांसफ़र हो गया या फिर आपको, तो कौन सा काम बचे थे जिसको आपको करने की इच्छा थी, जिससे और डीएमसीएच विकसित हो सकता था? नहीं, मेरे समय में मैं देखा कि यहाँ कैंसर के पेशेंट काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं और कैंसर के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं था। लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता था। तो यहाँ बहुत पहले कैंसर विभाग खुलने के लिए ये काफ़ी हुआ था, लेकिन किन कारणों से वो बिल्डिंग ही नहीं बना, जिसके कारण वो सारा आगे का प्रोसेस नहीं हो पाया। मैं इसमें प्रयासरत लगा और इसमें सरकार की ओर से इसमें मदद मिला और बिल्डिंग भी बन के तैयार हुआ। फिर उसमें जो मशीन खरीद होनी थी, उस सब प्रक्रिया में मैं लगा हुआ था। इसी बीच में मेरी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया। तो वो सब प्रयास जो मेरा वहाँ रुक गया और उसके बाद जो आने वाले समय में और जो आए हैं स्टूडेंट उसको करेंगे और वहाँ पर कैंसर जो संस्थान काफ़ी अच्छा बने, जिससे कि यहाँ के जो गरीब रोगी हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, यही डीएमसीएच में ही कैंसर का भी उसका अच्छा से इलाज हो सके। वही मैं कामना करता हूँ कि आने वाले समय में ये विकसित हो। तो धन्यवाद। हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच को विकसित करने की यानी कि पहली सीढ़ी इन्होंने बनाना प्रारंभ किया आउटसोर्सिंग के जरिए, या जिन विभागों की मशीनें लगनी थी संबंधित विभाग से बात करके मशीनों को लगाना, फिर उसे कार्य करना। आईसीयू जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, डायलिसिस मशीन, डोएन के द्वारा पैथोलॉजी, एमआरआई, सीटी स्कैन के साथ जो आउटसोर्सिंग को लेकर के इन्होंने जो बेहतर कार्य किया, जो पहले एक पीएचसी से भी बदतर की स्थिति थी दरभंगा डीएमसीएच की, उसमें निश्चित तौर पर सुधार हुआ और धीरे धीरे। लेकिन अभी हम बता दें, हमने जो अनुभव किया कि वहाँ वर्किंग कल्चर नहीं है। डॉक्टर से लेकर के अगर चतुर्थ कर्मचारी तक में, नर्स में भी वर्किंग कल्चर नहीं है, कुछ को छोड़ करके। जब तक वर्किंग कल्चर नहीं होगा तब तक सभी सुविधा देने के बावजूद भी दरभंगा डीएमसीएच को बदनामी हमेशा लगती रहेगी। पिछले कुछ दिनों भी ऐसी तरह की घटना घटी है, लेकिन हमें विश्वास है दरभंगा डीएमसीएच लाखों मरीजों की भावनाओं पर खरा उतरेगा और इसके डॉक्टर, नर्स एवं जो इसके अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं वो मानवता के हित में कार्य करेंगे और जो भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है वो डॉक्टर अपनी भूमिका को भी निभाएंगे। धन्यवाद।